नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। एक समय था जब इंडिया दुनिया से हथियार खरीदता था और आज स्थिति क्या है। आज यूरोप और इजराइल अपनी एडवांस्ड मिलिट्री टेक्नोलॉजी लेकर इंडिया आ रहे हैं और सिर्फ खरीदने नहीं, इंडिया में बनवाने के लिए। हाँ, ये कोई इमेजिनेशन नहीं है। आज मॉडर्न वॉर्स बदल चुकी है। यूक्रेन युद्ध ने दुनिया को एक सच्चाई दिखा दी। टेक्नोलॉजी से ज्यादा जरूरी है मास प्रोडक्शन। रिपोर्ट्स के अनुसार युद्ध में रोज हजारों आर्टिलरी शेल्स खर्च हो रहे हैं। यूरोप के स्टॉक खाली हो रहे हैं। इजराइल को भी मल्टीपल फ्रंट्स पर लड़ाई में भारी प्रोडक्शन प्रेशर झेलना पड़ा और तब सवाल उठा, अगर लंबी लड़ाई हो जाए तो हथियार बनाएगा कौन? और जवाब मिला, इंडिया। अब सवाल यह है, चाइना नहीं, ईस्टर्न यूरोप नहीं, आखिर इंडिया ही क्यों? क्योंकि आज इंडिया के पास 3 ताकतें हैं। एक विशाल स्किल्ड वर्कफोर्स, लो कॉस्ट बट हाई क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग और सबसे बड़ी ताकत सॉफ्टवेयर और डिजिटल इंजीनियरिंग, जो मॉडर्न वेपन्स का असली दिमाग है। आज ड्रोन्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स, गाइडेंस सॉफ्टवेयर, इन सब का कोर हार्डवेयर नहीं बल्कि कोड और डेटा है। और इस क्षेत्र में इंडिया दुनिया के टॉप देशों में है। यही कारण है कि कई डिफेंस कंपनियों अब इंडिया को सिर्फ मार्केट नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक प्रोडक्शन हब के रूप में देख रही है। कुछ साल पहले तक इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर था, लेकिन आज स्थिति बदल रही है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रहा है, जॉइंट वेंचर्स बन रहे हैं और इंडिया धीरे धीरे इंपोर्टर से एक्सपोर्टर बनने की दिशा में बढ़ रहा है। और यही बदलाव कुछ लोगों को परेशान भी कर रहा है। आपने देखा होगा, सोशल मीडिया पे कोई कहता है इंडिया पर भरोसा नहीं किया जा सकता, कोई एस्पियोनाज की बात करता है, कोई पॉपुलेशन को कमजोरी बताता है। लेकिन सच्चाई क्या है? अगर इंडिया अनरिलायबल होता तो यूएस, फ्रांस, इजराइल, जर्मनी जैसे देश अपनी सेंसिटिव डिफेंस टेक्नोलॉजी यहां क्यों लाते? सच्चाई ये है, आज दुनिया को चाइना का ऑल्टरनेटिव चाहिए। एक ऐसा देश जो डेमोक्रेटिक हो, स्टेबल हो, ट्रस्टेड हो, और वो देश है इंडिया। ये सिर्फ डिफेंस की कहानी नहीं है, ये ग्लोबल पावर शिफ्ट की कहानी है। तो चलिए अर्बियन मीडिया की इस रिलेटेड एक रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद काफी सारे कमेंट्स भी पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, पिछले 10 महीनों में मेरे कुछ पार्टनर्स जो कि मुझे इसी चैनल से मिले हैं, उनके फाइनेंशियल चैनल पार्टनरशिप के थ्रू मैंने कुछ आसामीज शॉर्ट फिल्म बनाए जिनको इतने अच्छे रिस्पॉन्स मिले कि मेरा एक पार्टनर एक फुल लेंथ थिएट्रिकल फिल्म में इन्वेस्ट कर रहा है। तो इस साल के एंड में या फिर मैक्सिमम नेक्स्ट साल के शुरुआत में मैं बिग स्क्रीन पे डेब्यूट करने जा रहा हूं। वैसे तो ये फिल्म नॉर्थ ईस्ट में शूट होगी, लेकिन इसका हिंदी डब्ड वर्जन पैन इंडिया में रिलीज करने का प्लान है। अगर आप इस प्रोजेक्ट में एज ए को प्रोड्यूसर या फिर रीजनल बेल्ट डिस्ट्रीब्यूटर या फिर किसी भी तरीके से जुड़ना चाहते हैं तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पे। ये प्रोजेक्ट नॉर्थ ईस्ट को पैन इंडिया एक्सपोजर देने में एक मेजर स्टेप होगा। दोस्तों, ये वीडियो कुछ ही दिन पहले यूट्यूब पर अपलोड हुआ था और इस वीडियो का टाइटल था द इंडियन सेवियर, इजराइल इज टर्निंग इंडिया इनटू एन एडवांस्ड वेपन्स फैक्ट्री टू सर्व टेल अवीव एंड यूरोपियन आर्मीज। عايزك تركز معايا في اللي ظاهر له. लाइक ब्रेकिंग न्यूज। जो आप सामने देख रहे हैं उस पर जरा ध्यान दीजिए। ये इजरायली हर्मीज ड्रोन का वीडियो है। इजराइल द्वारा बनाया गया एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल जिस पर वो अपनी कई लड़ाइयों में काफी हद तक निर्भर रहा है। ये सो कॉल्ड 12 डे वॉर में भी दिखाई दिया और ईरान से दूर रहते हुए लेबनान और यहाँ तक कि गाजा में भी इस्तेमाल होता दिखा। लेकिन हैरानी की बात ये है कि पिछले 1 साल से ज्यादा समय से ये ड्रोन इजराइल में नहीं बन रहा है। इसे भारत में बनाया जा रहा है और फिर इजराइल को वापस एक्सपोर्ट किया जा रहा है। रुकिए जरा, मोहम्मद, आपका मतलब ये तो नहीं कि ये इजरायली ड्रोन भारत को एक्सपोर्ट किया गया था? नहीं, आपने जो सुना वो शुरुआत में सही है। इजराइल ने पहले ये ड्रोन भारत को एक्सपोर्ट किया, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की और भारत ने इसका लोकल मैन्युफैक्चरिंग शुरू किया। इसके बाद भारत ने ही इसे इजराइल को वापस एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। अब सवाल उठता है, ये सब कैसे समझ में आता है? ये रास्ता आखिर जा कहाँ रहा है? हकीकत ये है कि इस कदम के पीछे एक बेहद खतरनाक योजना छिपी हुई है और शायद अब उसकी झलक आपको मिलने लगी होगी। इजराइल एक बहुत ही अजीब दिशा में आगे बढ़ रहा है। भारत की मैसिव इंडस्ट्री कैपेबिलिटीज पर निर्भर होकर उसे इजरायली टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। और ये सिर्फ इजराइल तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि कई यूरोपियन कंट्रीज और उनकी सेनाओं तक भी फैल सकता है। आज भारत इस दिशा में बढ़ रहा है कि वो इजरायली और सामान्य तौर पर वेस्टर्न टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर का एक मेजर हब बने और फिर उनकी ओर से वेपन्स का निर्माण करे। ये कोई नई सोच नहीं है और न ही कोई छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट। हम यहाँ एक मजबूत, साफ तौर पर दिखाई देने वाले रुझान की बात कर रहे हैं जिसके परिणाम काफी गंभीर हो सकते हैं। यही वजह है कि कुछ अहम सवाल खड़े होते हैं। यूरोप और इजराइल अपने हथियारों के निर्माण के लिए भारत पर निर्भर क्यों होना चाहेंगे? उन्हें ऐसे हथियार किसी और देश से खरीदने की जरूरत क्यों पड़ेगी जिन्हें वे खुद पहले से बना सकते हैं? और खास तौर पर भारत ही क्यों? ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज क्यों नहीं, जिनका इस क्षेत्र में पुराना अनुभव है?
और इन सब का नाटो और रूस के बीच यूरोप में एक बड़े युद्ध की आशंका से और मध्य पूर्व में इजराइल की नई लड़ाइयों से क्या संबंध है। ये एपिसोड बेहद महत्वपूर्ण है और इस विषय पर आपको अरबी स्रोतों में ज्यादा सामग्री शायद ही मिले। तो कुछ पीने के लिए ले लीजिए और सीधे डिटेल्स में उतरते हैं। मैं मोहम्मद खालिद हूँ और आपके साथ आपकी कॉफी और आपका घोड़ा। وتواصل قواتنا حاليا قتالها مع العدو بنجاح. من الملاحظات القوية اللي ممكن نطلع منها من 2025 जब मैं 2025 या उससे पहले की घटनाओं को देखता हूँ तो एक बात मेरे लिए बिल्कुल साफ हो जाती है। आज के दौर की वॉर्स अब छोटी और जल्दी खत्म होने वाली नहीं रही। ये अब लंबे समय तक चलने वाले वॉर बन चुकी हैं। यूक्रेन का वॉर अब अपने चौथे साल में प्रवेश करने वाला है। गाजा और सूडान की लड़ाइयाँ करीब 2-2 साल तक चली हैं। सीरिया का संघर्ष भी वर्षों तक चला। यहाँ तक कि जो टकराव छोटे दिखते हैं, जैसे ईरान से जुड़ा 12 डे कॉन्फ्रंटेशन, वे भी भविष्य में एक और लंबे दौर की संभावना को खत्म नहीं करते। इस सब ने खास तौर पर यूरोप और इजराइल के सामने एक कड़वी सच्चाई रख दी है। समस्या तकनीक की नहीं है, न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, न अत्यधिक सटीक मिसाइलों की। असली समस्या लगातार प्रोडक्शन की क्षमता है। मॉडर्न वॉर्स हर दिन एम्यूनिशन और गोला बारूद की भारी खपत करते हैं। केवल आर्टिलरी ही रोज हजारों गोले दागती है, ड्रोन्स और मिसाइलों को छोड़ भी दे तो। यूक्रेन ने वेस्टर्न आर्मीज को जगा दिया। उनके स्टॉक पाइल्स लिमिटेड थे और सप्लाई चेन्स छोटे वॉर्स के लिए बनाई गई थीं, लंबे संघर्षों के लिए नहीं। नतीजा ये हुआ कि यूरोप और अमेरिका तक अपने भंडार जल्दी भरने में असमर्थ हो गए। इजराइल को भी यही समस्या झेलनी पड़ी जब उसने कम समय में गाजा, लेबनान, सीरिया और ईरान जैसे कई मोर्चों पर लड़ाई लड़ी, खासकर तब जब महंगी और धीमी गति से बनने वाली एयर डिफेंस मिसाइल्स खतरनाक रूप से कम होने लगी। وتحتاج وقت كتير عشان تتصنع وحاجة زي كده كانت ممكن فعلا تخلص عليه। यहाँ मेरे लिए असली बदलाव ये है कि सवाल अब ये नहीं रहा कि हथियार कहाँ से खरीदे जाएं, बल्कि ये बन गया है कि उन्हें कहाँ और कैसे बनाया जाए और क्या वॉर के समय प्रोडक्शन लाइन टिक भी पाएंगी या नहीं। इसी वजह से यूरोप और इजराइल ने भारत को सिर्फ एक बाजार नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक मैन्युफैक्चरिंग बेस के रूप में देखना शुरू किया। भारत एक ही जगह पर कई फायदे लेकर आता है। उसका इंडस्ट्रियल बेस मजबूत है और बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन संभाल सकता है। लेबर कॉस्ट यूरोप से कहीं कम है, लेकिन इसके बावजूद टेक्निकल और एजुकेशन लेवल इतना अच्छा है कि कॉम्प्लेक्स और हाई क्वालिटी वाले वेपन्स बनाए जा सकते हैं, सिर्फ बेसिक असेंबली नहीं। जो बात भारत को चीन से अलग बनाती है वो है सॉफ्टवेयर और डिजिटल सिस्टम्स में उसकी ताकत। मॉडर्न डिफेंस इंडस्ट्रीज अब इन्हीं पर टिका है। चीन हार्डवेयर और बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग में बेजोड़ है, लेकिन राजनीतिक और सुरक्षा कारणों से यूरोप उसके साथ हथियार निर्माण नहीं कर सकता। चीन एक राइवल है, पार्टनर नहीं। भारत इसके उलट एक मिडिल ग्राउंड बनकर उठाता है, एक बड़ा स्वतंत्र देश जिसके वेस्ट से मजबूत संबंध है और चीन के साथ अपना रणनीतिक टकराव भी। यही वजह है कि इटली और चेक रिपब्लिक जैसे देशों ने यूक्रेन के लिए भारत में बने 155 मिलीमीटर आर्टिलरी शेल्स के रूप से मंगाने शुरू कर दिए हैं। असल में भारत पहले ही दुनिया के सबसे बड़े मौजूदा वॉर्स में से एक की एक गंभीर कमी को भरने लगा है। مصنعة في الهند عشان تدعم بيها أوكرانيا، وده معناه إن الهند دخلت فعليا لسد فجوة حرجة في واحدة من। अब मुझे साफ दिखता है कि इजराइल ने भी बिल्कुल यूरोप जैसा रास्ता अपनाया है। उसने भारत को सिर्फ हथियार खरीदने की जगह नहीं माना, बल्कि अपनी पूरी टेक्नोलॉजी वहां ले जाकर प्रोडक्शन शुरू कर दिया। इजराइल ने वास्तव में तेल अवीव से मिलिट्री प्रोडक्शन लाइंस को भारत में ट्रांसफर करना शुरू कर दिया है। हैदराबाद में अदानी से जुड़े प्रोजेक्ट इसका साफ उदाहरण है। भारत में अब हर्मीज 900 जैसे एडवांस ड्रोन्स बनाए जा रहे हैं। तकनीक लगभग पूरी तरह इजरायली है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग इंडियन है। ये ड्रोन 1 साल से ज्यादा समय से वही बनाए जा रहे हैं और फिर इजराइल वापस भेजे जाते हैं ताकि वॉर में इस्तेमाल हो सके। इस मॉडल में इजराइल के पास तकनीक रहती है और भारत बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन करता है। ये सिर्फ इजराइल के लिए नहीं बल्कि यूरोप के लिए भी आदर्श समाधान है, जो उसी प्रोडक्शन क्राइसिस से जूझ रहा है। इसका मतलब ये है कि इजराइल की सुरक्षा से जुड़ी क्रिटिकल प्रोडक्शन लाइंस अब उसकी सीमाओं के बाहर मौजूद है। ये कोई सुविधा नहीं बल्कि मजबूरी है। लंबे वॉर्स ने साबित कर दिया है कि सिर्फ इनोवेशन काफी नहीं होता। भारी मात्रा में प्रोडक्शन, ह्यूज फैक्ट्रीज और ऐसी वर्कफोर्स चाहिए जो लगातार ग्लोबल कंजम्पशन को झेल सके। यूरोप और इजराइल के पास ये क्षमता नहीं है। चीन के बाद अगर किसी के पास ये ताकत है
है वो भारत है। यही वजह है कि भारत यूरोप और इजराइल के लिए सबसे बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग बेस बनता जा रहा है। फ्रंट लाइन से दूर, पॉलिटिकली स्टेबल, तेज, कुशल और कम लागत वाला। सबसे अहम और खतरनाक बात ये है कि भारत का इस इक्वेशन में आना सिर्फ सप्लाई चेन्स को नहीं बदलता, बल्कि ग्लोबल इंडस्ट्रियल पावर बैलेंस को भी हिला देता है। इससे एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या लंबे और संसाधन खपत वाले वॉर्स के इस दौर में भारत वेस्ट के लिए डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में चाइना का पार्शियल रिप्लेसमेंट बन सकता है? دي الصورة ما بتقفش عند الذخيرة والطائرات المسيرة بس، لا دي كمان जो कुछ अभी हो रहा है वो सिर्फ फैक्ट्रीज माइग्रेशन से कहीं ज्यादा गहरा है। यूरोप और इजराइल अब चीन के लिए एक वास्तविक और प्रैक्टिकल ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं और उन्हें ये समझ आ गया है कि मामला सस्ती मजदूरी या रेडीमेड फैक्ट्रीज का नहीं है। असली फर्क सोच और काम करने के तरीके में है। आज का हथियार सिर्फ टैंक या तोप नहीं होता, वो एक पूरा सिस्टम होता है जो सॉफ्टवेयर, डेटा एनालिसिस, डिजिटल कंट्रोल और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पर आधारित होता है। यहीं पर भारत साफ तौर पर अलग दिखता है। सॉफ्टवेयर, सिस्टम इंटीग्रेशन और नई टेक्नोलॉजीज को अपनाने में भारतीय चीन से आगे है। चीन हार्डवेयर और बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग में बेहद मजबूत है, लेकिन इनोवेशन और फ्लेक्सिबल इंटीग्रेशन भारत के पक्ष में जाता है, खासकर यूरोप कोऑपरेशन के कारण। और भले ही चीन इन क्षेत्रों में आगे हो, यूरोप कभी भी अपनी मिलिट्री टेक्नोलॉजी चीन को नहीं देगा। ये विकल्प ही मौजूद नहीं है। इजराइल के लिए भारत यहाँ एक आदर्श समाधान बनता है। इजराइल हमेशा इनोवेशन पर निर्भर रहा है, लेकिन अपने छोटे आकार और लिमिटेड इंडस्ट्रियल कैपेसिटी के कारण वो लंबे वॉर्स के लिए बड़े पैमाने पर हथियार नहीं बना सकता। गजा, ईरान और लेबनान में एक साथ कई मोर्चे खुलने पर ये कमजोरी साफ दिख गई। भारत में मैन्युफैक्चरिंग करने का मतलब सिर्फ फैक्ट्रियां देखना नहीं है, बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम देखना है जो मॉडर्न वॉरफेयर के हथियार बना सकता है। ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्लेटफॉर्म्स, गाइडेंस सॉफ्टवेयर और बहुत कुछ। सबसे गंभीर बात यह है कि एक बार जब कोई देश हथियार निर्माण का अनुभव भारत को दे देता है, तो वो बड़े पैमाने पर लगातार और कुशल उत्पादन पर निर्भर हो सकता है। यही कारण है कि ये बदलाव ग्लोबल डिफेंस प्रोडक्शन को जड़ से बदल सकता है। और यही वजह है कि इजराइल को भारत में वो चीज मिल गई है जो उसे हमेशा से कमी के रूप में महसूस होती थी। في غزة وفي إيران وفي لبنان فتحوا أكتر من جبهة واستغلقوا كل الأسلحة। मेरे लिए ये साफ हो गया कि इजराइल लंबे समय तक चलने वाली लड़ाइयों के दौरान अपने जरूरी हथियार खुद बना ही नहीं पा रहा था। इसी वजह से उसे अमेरिकन वेपन्स और इम्पोर्ट्स पर ज्यादा निर्भर होना पड़ा। लेकिन फिर भी स्पेयर पार्ट्स और मेंटेनेंस की बड़ी समस्या बनी रही। जब जो देश या कंपनी हथियार बना रही है वही वॉर में फंसी हो, तो उसके पास उत्पादन का समय ही नहीं होता। ऐसे में इजराइल ने भारत की ओर रुख किया और बड़ी मात्रा में हर्मीज 900 टैक्टिकल ड्रोन्स मंगाए, जो इजरायली तकनीक है, लेकिन भारत में बनाए गए और फिर तेल अवीव भेजे गए। ये कोई छोटा एक्सपेरिमेंट नहीं था। इजराइल की प्रोडक्शन लाइंस वास्तव में भारत में स्थानांतरित की जा चुकी हैं या हो रही हैं। पहले ड्रोन से शुरुआत हुई और फिर दायरा बढ़ता गया। इजराइल की सोच अब बिल्कुल साफ है। उसे लगातार उत्पादन चाहिए, चाहे सैन्य दबाव कितना भी हो या इंटरनेशनल पॉलिटिकल प्रेशर कितना ही ज्यादा क्यों ना हो। भारत के साथ निर्माण करने से उसे ये बड़ा फायदा मिलता है कि वो खुद को दोबारा हथियारों से लैस कर सकता है, बिना अपनी सारी फैक्ट्रियों को सीधे हमले या कूटनीतिक दबाव में ला ले। अगर ये तर्क इजराइल पर लागू होता है, जो भौगोलिक रूप से छोटा है, तो ये यूरोप पर और भी ज्यादा लागू होता है। जर्मनी और फ्रांस जैसे देशों के पास एडवांस्ड इंडस्ट्रियल बेसेस हैं, लेकिन एनवायरमेंटल रेगुलेशंस, हाई लेबर कॉस्ट और नौकरशाही तेज सैन्य उत्पादन को लगभग असंभव बना देती हैं। यूक्रेन युद्ध ने यूरोप की आंखें खोल दी हैं। अब उन्हें समझ आ गया है कि शांति काल के भंडार असली युद्ध में बेकार होते हैं, जहां हर दिन हजारों और कभी-कभी 10,000 से ज्यादा गोले खर्च हो जाते हैं। ट्रेडिशनल यूरोपियन रिजर्व्स अब काफी नहीं है, और यही वजह है कि यूरोप भारत की ओर देख रहा है। يوميا يا نهار اسود، المخازن التقليديه للاسلحه الاوروبيه ما بقتش كفايه. استهلاك الذخيره في اوكرانيا مع وحش ضخم زي الدب الروسي ده अब मुझे साफ दिख रहा है कि यूरोप इस नतीजे पर पहुंच चुका है कि यूक्रेन में रूस जैसे विशाल विरोधी के सामने मौजूदा उत्पादन बिल्कुल नाकाफी है। उन्हें कहीं ज्यादा प्रोडक्शन चाहिए और इसका एकमात्र व्यावहारिक समाधान भारत में निर्माण करना है। अहम बात यह है कि यह रुझान अब सिर्फ गोला बारूद या ड्रोन तक सीमित नहीं रहा। संवेदनशील घटकों जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, विजन सिस्टम, कंट्रोल यूनिट और यहाँ तक कि वायु रक्षा प्रणालियों के हिस्सों के निर्माण को भी भारत ले जाने की साफ दिशा दिख रही है। ये सभी क्षेत्र सॉफ्टवेयर पर बहुत निर्भर हैं और यही वजह है कि यूरोप भारत को तकनीक देने में सहज महसूस करता है। इससे एक पूरी तरह नई व्यवस्था बन रही है। यूरोप भारत को चीन पर निर्भरता और अमेरिका पर अत्यधिक निर्भरता दोनों के विकल्प के रूप में भी देख रहा है। वॉशिंगटन पर पूरी तरह निर्भर रहना अब राजनीतिक रूप से जोखिम भरा हो गया है, खासकर जब हर कुछ साल में अमेरिकी सरकार और प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। भारत में उत्पादन आधार बनाना यूरोप को एक तरह की रणनीतिक स्वतंत्रता देता है, भले ही तकनीकी जड़ें पश्चिमी ही हो। इसी वजह से भारत की ओर ये झुकाव अस्थायी नहीं है, बल्कि व्यापार, उद्योग और हथियार निर्माण में एक संरचनात्मक बदलाव है। यह बात सिर्फ फैक्ट्रियों की नहीं, बल्कि विशेषज्ञता के हस्तांतरण, तकनीक के स्थानीयकरण और ऐसी आपूर्ति श्रृंखलाएं बनाने की है जो यूरोप और मध्य पूर्व से बाहर हो और वैश्विक उथल पुथल के बावजूद चलती रहे। और इस पूरे बदलाव का सबसे बड़ा फायदा भारत को हो रहा है। हर संयुक्त परियोजना और हर तकनीक हस्तांतरण भारत की इंडस्ट्रियल बेस को मजबूत करता है, आयात पर उसकी निर्भरता कम करता है और उसे एक बड़े ग्लोबल आर्म्स एक्सपोर्टर बनने के करीब ले जाता है। जो कुछ अभी हो रहा
रहा है वो असल में ग्लोबल मिलिट्री इंडस्ट्रियल मैप को फिर से खींचने जैसा है। انها بتتعلم بتبني قاعده صناعيه اللي بيدفع ثمنها الاوروبيين. كل العسكريه العالميه اوروبا واسرائيل محتاجين بديل سريع موثوق. अगर मैं अभी की स्थिति देखता हूं तो साफ लगता है कि यूरोप और इजराइल हथियारों के उत्पादन को लेकर अपनी पूरी रणनीति बदल रहे हैं। यूक्रेन जैसी जंग और रूस के साथ संभावित टकराव के खतरे ने उन्हें मजबूर कर दिया है कि वे जल्दी बड़े पैमाने पर और भरोसेमंद तरीके से हथियार बना सके, वो भी अमेरिका या चीन पर पूरी तरह निर्भर हुए बिना। यहीं पर भारत सामने आता है। मैं देखता हूँ कि भारत सिर्फ एमुनेशन या ड्रोन तक सीमित नहीं है, बल्कि सेंसिटिव कंपोनेंट्स जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल यूनिट्स, विजन सिस्टम और एयर डिफेंस के हिस्सों के निर्माण की ओर बढ़ रहा है। क्योंकि इसमें सॉफ्टवेयर की बड़ी भूमिका है, इसलिए यूरोप को भारत को तकनीक देने में झिझक नहीं। मेरे हिसाब से ये कोई टेम्परेरी मूव नहीं, बल्कि एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट है। यूरोप अब ज्यादा स्वतंत्रता चाहता है, क्योंकि बदलती अमेरिकी सरकारों के साथ वॉशिंगटन पर पूरी निर्भरता राजनीतिक रूप से जोखिम भरी हो गई है। भारत में प्रोडक्शन कैपेसिटी बनाकर भले ही तकनीक वेस्टर्न हो, उन्हें रणनीतिक फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है। भारत के लिए ये जबरदस्त फायदा है। हर जॉइंट प्रोजेक्ट से भारत सीखता है, तकनीक को स्थानीय बनाता है, इम्पोर्ट पर निर्भरता घटाता है और एक बड़े वेपन्स एक्सपोर्टर बनने की दिशा में आगे बढ़ता है, जो नई दिल्ली की दीर्घकालिक सोच से पूरी तरह मेल खाता है। हाँ, भारत चीन जैसा नहीं है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर और मास मैन्युफैक्चरिंग उतनी मजबूत नहीं है और ब्यूरोक्रेसी व सप्लाई चेन की दिक्कतें भी हैं, लेकिन इस वक्त यूरोप और इजराइल को परफेक्ट रिप्लेसमेंट नहीं चाहिए। उन्हें संकट के समय एक भरोसेमंद और कम जोखिम वाला विकल्प चाहिए। मजबूत सॉफ्टवेयर, सस्ती और बड़ी चीपर लेबर, पॉलिटिकल फ्लेक्सिबिलिटी और ठीक ठाक प्रोडक्शन कैपेसिटी, ये कॉम्बिनेशन आसानी से कहीं और नहीं मिलता। आखिर में मैं इसे ग्लोबल मिलिट्री इंडस्ट्रियल मैप के नए नक्शे के रूप में देखता हूँ। यूरोप, चीन और अमेरिका पर निर्भरता घटाता है, इजराइल को एक सुरक्षित प्रोडक्शन बेस मिलता है और भारत को इंडस्ट्रियल पावर, टेक्नोलॉजी और इन्फ्लुएंस। भारत अब सिर्फ टेम्पररी पार्टनर नहीं रहा, वो एक कोर स्ट्रेटेजिक मैन्युफैक्चरिंग हब बनता जा रहा है। بشكل يعني هي تتضرب بنفسها ولحد ما اشوف بقى اللي ممكن يحصل بعد كده. بفكرك طبعا تعمل اشتراك في القناه. وصل. سلام. सबसे पहले अबो कॉलिड ने लिखा है कि कल इंडिया यूरोप पर मोनोपोली एस्टैब्लिश कर देगा। उसके बाद जिम टू ऑल कॉम ने लिखा है कि इजिप्ट ने भी यही किया था, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी और टर्की के साथ मिलिट्री मैन्युफैक्चरिंग पार्टनरशिप में शामिल होकर। उसके बाद हाइथम प्रोफेशनल ने लिखा है कि ओ मोहम्मद, मैं इजिप्ट में फॉरेनर्स द्वारा रियल एस्टेट खरीदने के खतरे की बात कर रहा हूँ। इजिप्शियंस तो अपना रेंट तक नहीं दे पा रहे हैं। उसके बाद पासेल महमूद ने लिखा है कि इजिप्ट हर डील में यही करता है, जिस देश से वो हथियार खरीदता है उससे हैवी और लाइट वेपन्स बनाने की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी कराता है। यानी इजिप्ट इस आइडिया में पहले से ही आगे रहा है। उसके बाद अहमद अजीज ने लिखा है कि दुखी लोग दूसरों का साथ चाहते हैं और निराशा ही इन्वेंशन की जननी है। उसके बाद मोहम्मद ने लिखा है कि इंडिया के लिए वेस्ट के खिलाफ जाकर भविष्य में चाइना जैसा बनना संभव नहीं है। उसके बाद ओमर खालिद ने लिखा है कि ऐसा भी कहा जा सकता है कि वेस्ट इंडिया की ताकत बढ़ा रहा है ताकि वो चाइना से मुकाबला कर सके, उसे बैलेंस कर सके और चाइना के मिलिट्री प्रेशर को कम करने के लिए एक राइवल तैयार कर सके। यही पॉलिसी है। उसके बाद रामी सालाह ने लिखा है कि इंडिया में जासूस खरीदना सबसे आसान काम है। उसके बाद मोहम्मद कमालदीन ने लिखा है कि हम सभी इंडिया के लिए खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हैं और उनकी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की समस्या को वीजाज और जॉब्स देकर हल करना चाहिए। अमेरिका पहले से ही चाइना के खिलाफ इंडिया का समर्थन कर रहा है, उसकी टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है और इंडस्ट्रीज स्थापित कर रहा है। जैसा आपने कहा, सॉफ्टवेयर में उनकी प्रोग्रेस इसीलिए है क्योंकि उन्हें रोका नहीं जाता। कंप्यूटर के क्षेत्र में इजिप्ट या पाकिस्तान जैसे देशों में अगर कोई बड़ा इनोवेशन किया जाए तो उसे रोकने की योजना पहले से बना ली जाती है। लेकिन मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं कि चाइनीज इनोवेटिव नहीं है। चाइना ने पहले कॉपिंग और रिवर्स इंजीनियरिंग से शुरुआत की, लेकिन अब उसने मजबूत टेक्नोलॉजिकल बेस बना लिया है और अपनी इनोवेशन विकसित कर ली है। चाइनीज इंडस्ट्री बहुत एडवांस्ड है और क्वालिटी भी हाई है। इंडिया को दुनिया भर से सपोर्ट मिल रहा है, जबकि चाइना को अमेरिका और यूरोप का विरोध झेलना पड़ रहा है। चाइनीज लोग काम करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं और इनोवेशन करते हैं। चाइनीज और इंडियंस के बीच स्किल्स, प्रोडक्ट्स, साइंस और नॉलेज में बड़ा अंतर है। उसके बाद करीम जमाल ने लिखा है कि क्या हम वास्तव में उनके हथियार बना रहे हैं या नहीं। उसके बाद अमर मोही ने लिखा है कि मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि जब आप इजराइल का उल्लेख करें तो उसे स्टेट या एंटिटी ना कहें, बल्कि इजरायली ऑक्यूपायर कहें। धन्यवाद। उसके बाद ओल्वा ने लिखा है कि अगर टेक्नोलॉजी इंडिया तक पहुंचती है तो चाइना तक भी पहुंच जाएगी। इंडिया में जासूस खरीदना सबसे आसान है।
वीडियो और कमेंट्स को देखें तो एक बात साफ दिखती है, दुनिया का एक बड़ा हिस्सा इंडिया की बढ़ती ताकत को समझ भी रहा है और उससे अनकंफर्टेबल भी है। कोई कह रहा है कि इंडिया पर भरोसा नहीं किया जा सकता, कोई स्पाइनेज की बात कर रहा है, कोई पॉपुलेशन को कमजोरी बता रहा है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। सबसे पहले अगर यूरोप, इजराइल और वेस्टर्न कंट्रीज इंडिया के साथ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर रहे हैं तो ये किसी की मजबूरी नहीं बल्कि इंडिया की कैपेबिलिटी पर भरोसा है। आज की दुनिया में कोई भी देश अपनी सेंसिटिव मिलिट्री टेक्नोलॉजी किसी कमजोर या इनक्रेडिबल देश को नहीं देता। इंडिया को पार्टनर बनाया जा रहा है क्योंकि उसके पास 3 बड़ी ताकतें हैं, स्किल्ड मैन पावर, स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। दूसरी बात, कुछ लोग इंडिया की पॉपुलेशन को समस्या बताते हैं, लेकिन वही पॉपुलेशन आज इंडिया की सबसे बड़ी ताकत है। यही युवा वर्कफोर्स इंडिया को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब और टेक पावर हाउस बना रही है। चाइना की तरह लार्ज स्केल प्रोडक्शन और वेस्ट की तरह टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, इंडिया धीरे धीरे दोनों का कॉम्बिनेशन बन रहा है। तीसरी बात, एस्पियोनाज या सिक्योरिटी पर सवाल उठाना सिर्फ एक साइकोलॉजिकल नैरेटिव है। अगर इंडिया इतना असुरक्षित होता तो यूएस, फ्रांस, इजराइल, जर्मनी जैसे देश डिफेंस, सेमीकंडक्टर, एआई और क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज में पार्टनरशिप क्यों करते? सच्चाई यह है कि इंडिया आज ट्रस्टेड स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन चुका है, खासकर चाइना को बैलेंस करने के लिए। चौथी बात, कुछ कमेंट्स में चाइना को इंडिया से बेहतर बताया गया है। हकीकत यह है कि चाइना मैन्युफैक्चरिंग जायंट जरूर है, लेकिन जियोपॉलिटिकल ट्रस्ट की कमी है। वेस्ट को एक ऐसे देश की जरूरत है जो डेमोक्रेटिक हो, स्टेबल हो और लॉन्ग टर्म रिलायबल हो, और यही जगह इंडिया ले रहा है। असल में दुनिया में इंडिया को लेकर 2 तरह की प्रतिक्रिया है, रिस्पेक्ट और पार्टनरशिप, सरकारों और कंपनियों की तरफ से और इनसिक्योरिटी और डाउट कुछ लोगों की तरफ से। जब कोई देश तेजी से ऊपर उठता है तो क्रिटिसिज्म बढ़ना स्वाभाविक है। यही आज इंडिया के साथ हो रहा है। सीधी बात, इंडिया अब सिर्फ मार्केट नहीं रहा बल्कि ग्लोबल पावर इकोसिस्टम का हिस्सा बन चुका है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, सॉफ्टवेयर, स्पेस, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, हर क्षेत्र में इंडिया की भूमिका बढ़ रही है। और सबसे बड़ी बात, दुनिया इंडिया को आगे बढ़ा नहीं रही बल्कि इंडिया अपनी क्षमता से आगे बढ़ रहा है। बाकी देश सिर्फ उस ग्रोथ का हिस्सा बनना चाहते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।